नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार एक बार फिर से आपके सामने लेकर आया हूं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपका आगे आने वाला एग्ज़ाम होगा यूपीपीसीएल TG2 का। और हरियाणा के अंदर एक एग्ज़ाम बचा हुआ है असिस्टेंट लाइनमैन का, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सभी बच्चे अच्छी तरह से समझे, सभी क्वेश्चंस को बारीकी से समझना होगा आपको। यही क्वेश्चंस, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन को। बिल्कुल मैं एक एक क्वेश्चन को आपको डिटेल से समझा रहा हूं। जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं जो भी आपको लेटेस्ट वीडियो डालता हूँ सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। लो पावर फैक्टर से निम्नलिखित में से कौन सी हानि होती है। अब लो पावर फैक्टर हो जाए, इससे आपको कौन कौन सी हानि हो सकती है। सबसे पहले यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर 1 में कॉपर हानि हो सकती है। कॉपर हानि भी हो सकती है लो पावर फैक्टर से। टर्मिनल वोल्टेज ये भी आपकी क्या है, कम हो जाती है। खर्च तो बढ़ेगा अगर लो पावर फैक्टर होगा तो। यहाँ पर हम पावर फैक्टर की बात करें तो पावर फैक्टर होता क्या है, सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। सभी स्टूडेंट्स को पता होगा पावर फैक्टर क्या होता है। मैं एक बार फिर से आपको रिपीट करवाता हूँ। पावर फैक्टर क्या होता है, वोल्टेज जो होती है और जो हमारा करंट होगा, इनके बीच में जो हमारा एंगल बनता है, जिस एंगल को नाम दिया गया है कोसाइन एंगल, ठीक है, कोस थीटा, ये जो हमारे पास क्या बनता है, पावर फैक्टर कहलाता है। ये फर्स्ट आपको परिभाषा समझ में आ गई होगी। दूसरा, इसके अंदर क्या परिभाषा बनती है पावर फैक्टर की, जो प्रतिरोध होता है उसके डिवाइड में हो इम्पीडेंस, तो ये भी फॉर्मूला किसका बनेगा, कोस थीटा का फॉर्मूला बनता है, यानी कि पावर फैक्टर का फॉर्मूला बनता है। दूसरा फॉर्मूला आपको पता चल गया। तीसरा फॉर्मूला क्या होगा, हमारे पास क्या होता है KW, जो हमारे पास एक पावर होती है, बटा में क्या होगा KVA। ये भी आपको फॉर्मूला कहीं पर दिखाई दे तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी कोस थीटा ही होता है, यानी कि ये भी फॉर्मूला एक आपका पावर फैक्टर का ही फॉर्मूला होगा। तो यहाँ पर मैंने आपको 3 फॉर्मूले बता दिए पावर फैक्टर के, जो कि आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। यहाँ पर क्या है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। एक बात और मैं बताना चाहूँगा पावर फैक्टर के बारे में। जो भी कंपनीज होती है, जो भी इंडस्ट्रीज़ वगैरह है, वहाँ जो होता है वो कंपनी जो है वो खुद का पावर फैक्टर जो है वो कंपनी का बढ़ाने के लिए वहाँ पर एक पैनल लगाते हैं, जिसे बोलते हैं हम KVAR पैनल, या फिर हम बोलते हैं उसको कैपेसिटर बैंक, ठीक है। ये पैनल का नाम होता है कैपेसिटर बैंक। तो आपसे पूछ लिया जाए कि पावर फैक्टर बढ़ाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कैपेसिटर बैंक हम यूज़ करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए, एग्जाम में पूछा जाता है इस टाइप के क्वेश्चंस, और आपको जनरल नॉलेज के लिए भी इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिला, पावर फैक्टर बढ़ाने के लिए हम यूज़ क्या करते हैं, कैपेसिटर बैंक यूज़ करते हैं। यहाँ पर एक बात और बताना चाहूँगा, किसी भी कंपनीज या इंडस्ट्री का पावर फैक्टर 0.9 से अगर कम हो गया तो उस कंपनी पर क्या होगा, जो गवर्नमेंट है वहाँ की गवर्नमेंट उस पर टैक्स लगा सकती है, यानी कि पेनल्टी लगा सकती है, जुर्माना लग सकता है। टैक्स नहीं, जुर्माना लगेगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश के अंदर लाइनमैन का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें पूछा गया था कि 0.9 से अगर पावर फैक्टर कम हो गया तो वहाँ की गवर्नमेंट उस कंपनी या इंडस्ट्री पे जो कैपेसिटर बैंक लगा रखे हैं पावर फैक्टर बढ़ाने के लिए, उस पर जुर्माना लगा सकती है, ठीक है। काफ़ी अच्छी बातें मैंने बता दी है पावर फैक्टर के बारे में। उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको समझ में आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिखाई दे रहा है, एक संधारित्र C में भंडारित ऊर्जा क्या है जिसके टर्मिनल पर विभवांतर V है। तो यहाँ पर क्या देखना है हमें, भंडारित ऊर्जा, यानी कि जो हमारी एनर्जी स्टोर हो रही है, जो हमारी जो ऊर्जा है जो स्टोर हो रही है, उसका फॉर्मूला क्या पता होना चाहिए आपको ये। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, स्टोर एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, ½ CV²। ये फॉर्मूला होता है भंडारित एनर्जी का, भंडारित ऊर्जा का फॉर्मूला। तो यहाँ पर कौन सा होगा, ऑप्शन C सही होगा। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है संधारित्र के बारे में। अगर आपको यहाँ पर C की जगह पर अगर यहाँ पर आपको L दिखाई दे, बोल दे कि आपका कोई इंडक्टर है, प्रेरकत्व है,
उसके अंदर जो आपको भंडारित ऊर्जा क्या देखने को मिलेगी, और वहाँ पर आपके पास करंट दिया होगा, वहाँ पर आपको वोल्टेज नहीं दी होगी, करंट दिया होगा। ठीक है, अगर आपका कोई प्रेरकत्व है, प्रेरकत्व के अंदर जो भंडारित ऊर्जा आपको बतानी है और उसके अंदर करंट है, तो फॉर्मूला क्या होगा, हाफ Li²। ये आपको याद रखना है। काफ़ी अच्छे 2 फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए। एल के लिए आपका भंडारित ऊर्जा का फॉर्मूला ये है होगा, और सी के लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा ऑप्शन नंबर ये सी ही होगा। समझ में आ गया होगा। इसी तरह से क्वेश्चंस करने में मज़ा होता है। ये नहीं भी डायरेक्ट मैंने आपको बता दिया एक संधारित्र सी में भंडारित ऊर्जा क्या है जिसके टर्मिनल पर विभवांतर वी है, डायरेक्ट आपको मैं बता रहा हूँ ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ये बात सही नहीं होती, बिल्कुल मैं आपको बारीकी से डिटेल से बता रहा हूँ, और डिटेल से ही क्वेश्चंस आपको समझने चाहिए। ठीक है, तभी आपके क्वेश्चंस क्या इन्हीं के आसपास क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, तो सारे क्वेश्चंस आपके कवर हो पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। 40 वाट, 60 वाट और 100 वाट के 3 बल्ब है जिसको 220 वोल्टेज के मेष के साथ श्रेणी में जोड़ा जाता है। अब मैं क्या करता हूँ, इनको श्रेणी क्रम में जोड़ देता हूँ। ये मैंने पहले जोड़ दिया और ये 3 मैंने जोड़ दिए श्रेणी क्रम में। यहाँ पर हमारे पास क्या है, 220 वोल्टेज ये है जो हमने दे रखी है। टोटल वोल्टेज ये है हमारे पास 40 वाट का, ये है 60 वाट का, ये है 100 वाट का। अब आपको फॉर्मूला पता है P बराबर क्या होता है, V²/R। यहाँ पर R और P का संबंध क्या दिखाई दे रहा है, R और P का संबंध आपको व्युत्क्रमानुपाती दिखाई दे रहा है। पावर ज़्यादा होगी, R कम होगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर 100 वाट का बल्ब है हमारे पास, इसके अंदर पावर ज़्यादा है तो इसके अंदर R क्या होगा, सबसे कम होगा। और यहाँ पर पावर हमारे पास सबसे कम है तो यहाँ पर R सबसे ज़्यादा होगा। इसीलिए क्या कहता हूँ मैं, जो हमारे पास 40 वाट का जो बल्ब होगा उसके अंदर सबसे अधिक ऊर्जा का खपत होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में आपूर्ति आवृत्ति के परिवर्तन में छूट की अनुमति है। अब हमारे पास जो आवृत्ति है यानी कि फ्रीक्वेंसी के अंदर कितनी छूट दे रखी है, कितनी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी लेवल को, तो जो ±3% यहाँ पर आपका सही रहेगा। ठीक है, ये आपको समझना होगा, ±3% यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, जो कि फ्रीक्वेंसी के लिए पूछा गया है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का आपको फॉर्मूला पूछ ले तो 1 क्या होता है, टी होता है फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। और हमारे पास एक फॉर्मूला क्या बनेगा फ्रीक्वेंसी का, एफ बराबर क्या होता है, यहाँ पर होता है ω/2π। ठीक है, ये फॉर्मूला बनता है। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। यदि 0.2 माइक्रो धारिता वाला संधारित्र 8 वोल्ट पर आवेशित है तो संधारित्र में भंडारित ऊर्जा होगी। तो भंडारित ऊर्जा कौन सी होगी संधारित्र में, ये आपसे पूछा गया है। तो मैंने आपको भंडारित ऊर्जा का फॉर्मूला बता दिया क्या होता है। भंडारित ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ CV²। तो हमें वैल्यू पुट करनी है बस, तो हाफ गुना में क्या है, C कितना है आपका 0.2, और माइक्रो का मतलब हो गया 0. हमारे पास 10 की पावर कितना होता है 6, और गुना में क्या है 8 का हम करेंगे स्क्वायर, यहाँ पर V² है तो कितना बन जाएगा 64। तो 2 से ये कैंसिल हो रहा है, कितना बनेगा 32, 32 दूना 64 होते हैं हमारे पास, और ये इससे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो क्या बन रहा है 6.4 गुना में 10 की पावर -6, जो कि ऑप्शन कौन सा सही बैठ रहा है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। ठीक है, और जो हमारे पास ऊर्जा होगी उसकी इकाई क्या होती है, जूल, ये तो सभी को पता है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो इनकी प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, वह आपूर्ति जो कंडेंसर से होकर नहीं गुजर सकती वह है। जो आपूर्ति जो कंडेंसर जो है हमारे पास, जो कैपेसिटर होता है, इससे नहीं गुजर सकती, तो हमारे पास कौन सी होगी, जो कैपेसिटर है वो डीसी जो है, डीसी को तो क्या करता है, ये कैपेसिटर डीसी को करता है ब्लॉक, यानी कि डीसी को तो रोकता है, और कैपेसिटर जो है वो एसी को क्या करता है, एसी को अलाउ कर देता है। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला, एसी को तो ये आगे भेज रहा है और डीसी को क्या कर रहा है, ये ब्लॉक कर रहा है। तो यहाँ पर कौन सा होगा, कंडेंसर से जो होकर नहीं गुजर सकती, ये कौन सा होगा, हमारे पास डीसी आपूर्ति नहीं गुजर सकती। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगर कोई भी फ्रेंड्स ने अभी तक वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और किसी ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले चैनल को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक लाइन स्थिरांक के रूप में जाना जाता है।
लाइन स्थिरांक यानी कि लाइन कांस्टेंट के रूप में जाना जाता है। तो धारिता भी सही होगा, प्रतिरोध भी होता है, इसके अंदर प्रेरकत्व भी होता है। सी, आर और एल ये सारे हमारे पास क्या है, लाइन स्थिरांक के रूप में जाने जाते हैं। क्वेश्चन क्या दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पे, एक कैपेसिटर को ईएमएफ तथा कतिपय आंतरिक प्रतिरोध के एक सेल के साथ जोड़कर पूर्णतः आवेशित किया जाता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, THDC इलेक्ट्रिशियन के अंदर पूछा गया है। तो इसके अंदर क्या बोला गया आपको, इसके अंदर बोला गया है कि हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसके साथ क्या एक इसका आंतरिक प्रतिरोध जो कि R है, ये कैपेसिटर है, और इसको हमने जोड़ रखा है एक E के साथ, ठीक है, जो कि हमारे पास ये EMF है E। अब क्या बोला गया इसके अंदर, इसके अंदर बोला गया है कि पूर्णतः जोड़कर पूर्णतः आवेशित किया जाए। अब इस कैपेसिटर को हम पूर्णतः आवेशित करते हैं, यानी कि जो कैपेसिटर है उसके अंदर जो वोल्टेज बनती है वो E के बराबर बन जाए, ठीक है। हमारे पास जो ये वोल्टेज है, टोटल वोल्टेज हमारी कैपेसिटर के ऊपर पहुंचनी चाहिए, तभी ये पूर्णतः क्या होगा, आवेशित होगा। तो हमारे पास कौन सा आंसर सही होगा, इसके अंदर आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कैपेसिटर में विभव अंतर बराबर होगा E के, ठीक है। इसके अंदर थोड़ी हम और चर्चा करते हैं। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए एक टाइम कांस्टेंट के बारे में, टाइम कांस्टेंट के बारे में, जिसे हम लिखते हैं टाउ से, ठीक है। टाइम कांस्टेंट होता है टाउ, जो जिसका फॉर्मूला क्या होगा, RC हमारे पास होता है सेकंड। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है टाइम कांस्टेंट का, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, जो कि DMRC के एग्जाम में तो ये पूछा गया था टाइम कांस्टेंट का फॉर्मूला। तो आपको याद रखना होगा टाइम कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है। आपसे पूछ लिया जाए भी कितने टाइम पर जो कैपेसिटर है वो पूर्णतः चार्ज होता है, तो आपको याद रखना है जो टाइम हमारे पास अगर 5 टाउ हो जाएगा तो हमारा कैपेसिटर क्या हो जाएगा, 100% चार्ज होता है। अगर टाइम हमारा डायरेक्ट टाउ के बराबर हो, बिल्कुल हमारे पास 1 टाउ हो, तो आपका कैपेसिटर क्या होगा, 63.2% ही चार्ज होगा। समझ में आ गया होगा। ये मैंने आपको कुछ अलग से बातें बताई है कैपेसिटर के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, हेनरी किसका मात्रक है। हेनरी जो हम लिखते हैं H से, किसका मात्रक है, ये मात्रक होता है प्रेरकत्व का, यानी कि L का मात्रक होता है, इंडक्टेंस का मात्रक होता है हेनरी। अब आपसे पूछा जाए कि कैपेसिटर जो है हमारे पास संधारित्र है, इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक होता है फेराड, ठीक है, जिसको लिखते हैं हम F से, ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, जिस ताप पर लो चुंबकीय पदार्थ अचुंबकीय पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं। ऐसा कौन सा तापमान होगा जिस पर हमारी जो चुंबक है वो अचुंबक की तरह काम करने लग जाए। तो आपको मैंने बहुत बार बताया, इसका मतलब होता है क्यूरी ताप। क्यूरी ताप पे आप किसी चुंबक को गर्म करोगे तो क्या है, आपकी चुंबक अचुंबकित हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग का परास वेग निम्नलिखित द्वारा दिया जाता है। तो हमारे पास कितना वेग दिया होगा इसके अंदर, इसका फॉर्मूला होता है 1/μ0 E0 की, ठीक है, और हमारे पास ऊपर इसके अंदर रूट होगा। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो μ0 है ये क्या होता है, μ0 क्या होता है, ये होता है हमारे पास विशिष्ट, μ0 क्या होगा, विशिष्ट, ये होता है चुंबकशीलता, ठीक है, इसका मतलब होता है μ0 का विशिष्ट चुंबकशीलता। और आपसे पूछ ले जो आपको एप्सिलॉन नोट दिखाई दे रहा है, ये ई टाइप में दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नोट। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है विशिष्ट विद्युतशीलता। इसका मतलब क्या होगा, विशिष्ट विद्युतशीलता, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, वह आपूर्ति जो कंडेंसर से होकर नहीं गुजर सकती। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बता दिया है, इसका राइट आंसर कौन सा होगा, डीसी आपूर्ति कंडेंसर से होकर नहीं गुजर सकती। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, 2 मीटर व्यास के एक वृत्ताकार चालक के केंद्र में से 100 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, तो क्षेत्र तीव्रता निकालनी, यानी कि आपको क्षेत्र तीव्रता H निकालनी होगी। तो H का फॉर्मूला क्या होता है, NI बटा में क्या होगा, L होगा। तो यहाँ पर हमारे पास 2 मीटर लंबाई दे रखी है, तो मैंने नीचे तो वैल्यू पुट कर दी 2, L की जगह मैंने वैल्यू पुट कर दी 2। नंबर ऑफ टर्न कितना दे रखे हैं, एक वृत्ताकार चालक है सिर्फ, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 ही होगा। करंट कितना दे रखा है, 100 एम्पियर आपको करंट दिया हुआ है।
तो इसको कैंसिल कर रहा हूँ तो कितना बनेगा 50 आपको देखने को मिलेगा। 50 हेनरी बटा मीटर इसका, एम्पियर बटा मीटर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 50 एम्पियर बटा मीटर होगा इसका राइट आंसर। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, डीसी परिपथ के सारे नियम उन एसी परिपथों पर भी लागू होते हैं जिनमें हमें क्या देखने को मिलेगा, जिनमें सिर्फ हमें प्रतिरोध देखने को मिलेगा। उन पर हमारे पास डीसी के नियम और एसी के नियम दोनों लागू होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। बस आज के लिए इतने ही क्वेश्चन हमने कर रहे हैं। तो लगभग हमने 15-20 क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो सारे क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। और मैंने इसी तरह की और भी टेस्ट सीरीज़ क्या है अपलोड कर रखी है। जिस भी स्टूडेंट्स को क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है उन टेस्ट सीरीज़ को ज़रूर देखें। और अगर किसी भी क्वेश्चंस के अंदर कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। एक बात और, किसी भी स्टूडेंट्स को पीडीएफ चाहिए तो SC593 80593 58967 पर आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए। आपको पूरी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। और ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ मैंने लगभग 5 या 6 बुक्स में से कंबाइन करके ये सारी पीडीएफ मैंने तैयार की है। ठीक है, ये नहीं मैंने एक बुक उठाकर उनसे सारी पीडीएफ मैंने बना ली है, सारी क्वेश्चंस या जो भी थ्योरी है वो मैंने लिख दी है, ये नहीं। मैंने लगभग अलग अलग बुक्स में से सारी जो थ्योरी है वो उठाई है और एक क्या टॉपिक हमने बना दिया। तो किसी को पीडीएफ चाहिए तो इस पे मुझे मैसेज कीजिए 80 593 58 967। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस के साथ। धन्यवाद।